ओके। सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम अपना डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। uh, बेटा ये कौन है स्टूडेंट? स्टूडेंट के नाम से कौन है? अपना माइक ऑफ कर दे और यहाँ लिखना छोड़ दे। कौन आया है ये स्टूडेंट के नाम से? माइक अपना ऑफ कर दे और ओके। सो नाउ यस। सो प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। सो वंस अगेन आप सब लोगों को वेलकम किया जाता है हमारी एमडीकेट की क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड को माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो देखो जैसे टर्म है ना न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है हमारे पास कुछ। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं क्या क्या है ये न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में हमारे पास लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर कब किया गया था? तो न्यूक्लिक एसिड को 1869 में एक स्विस बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मेस्चर। उन्होंने आइसोलेट किया था कहाँ से? एक पस सेल से। ठीक है, जो पस सेल होता है ना, उसके न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जिसकी प्रॉपर्टीज ना बाकी बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है। तो 1869 के अंदर फेडरिक मिस्चर साहब, ये एक स्विस बायोकेमिस्ट है, इन्होंने क्या किया, पस सेल जो है उससे एक बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट किया। और उस टाइम तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये सारे डिस्कवर हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो उसने देखा कि ये जो बायोमोलिक्यूल डिस्कवर किया है या जो निकाला है, उसकी प्रॉपर्टीज ना कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं, ना प्रोटीन से मिलती हैं, ना लिपिड से मिलती हैं, किसी भी बायोमोलिक्यूल से नहीं मिलती। तो फिर उसने ना एट अ टाइम उसे कुछ पता नहीं था, तो उसने ना उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है ना कि न्यूक्लियस से निकला हुआ। और वो एक्चुअली में डब्ल्यूबीसीज के बारे में स्टडी कर रहा था। डब्ल्यूबीसीज में भी पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो जो हमारे पास होता है ना, ये न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है। ठीक है, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स को वो स्टडी कर रहा था, तो उन उसके न्यूक्लियस ने उसने उससे आइसोलेट किया डीएनए को। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट किया, लेकिन उस टाइम पे उसको नहीं पता था कि उसने क्या आइसोलेट कर दिया। और उसने जैसे उसको रैंडम नाम दे दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब है कि न्यूक्लियस से निकला हुआ। ठीक है, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस से निकला था तो उसे कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो उसने जस्ट न्यूक्लियन का नाम दे दिया उसे। बाद में फिर 1920s तक स्टडीज हुई, और लोगों ने जब देखा कि ये जो न्यूक्लियन जो बायोमोलिक्यूल है ना, इसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक हैं। ठीक है, तो फिर बाद में इसका नाम जो है वो न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अर्ली हिस्ट्री के बारे में सब लोगों को क्लियर है कि किसने डिस्कवर किया। और जब उसने डिस्कवर किया ना, तो फेडरिक मिक्सचर 1844 के अंदर पैदा हुआ, और 1869 के अंदर उसने इसको डिस्कवर किया था। तो देख लें एज कितनी बनती है उनकी। लगभग में 22, 22 तो नहीं है। 69 में से माइनस करें 44, कितना बचता है? 25 साल। 25 साल की उम्र में आसपास उन्होंने डिस्कवर किया था। बुक्स में ये 22 लिखा रहता है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट जाएं विकिपीडिया करें, उनका लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा कि 1844 के अंदर वो पैदा हुए थे। 69 के अंदर डीएनए डिस्कवर हुआ, तो जाहिर सी बात है उन्होंने डिस्कवर किया था। और 1895 के अंदर वो बेचारे इस दुनिया से चल बसे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्या होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड? ठीक है, एक स्विस बायोकेमिस्ट थे फेडरिक मिस्चर, उन्होंने क्या किया, 1869 के अंदर फर्स्ट सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें से एक कंपाउंड आइसोलेट किया। ठीक है, एक बायोमोलिक्यूल आइसोलेट किया जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के कंपैरिजन में। तो देन उसने उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से निकला हुआ। ठीक है। देन उसके बाद 1920s में जब स्टडीज हुई, तो उन्होंने सब साइंटिस्ट ने ये चीज देखी कि ये जो न्यूक्लियन है इसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक हैं, तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब बाकी अगर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या चीजें होती हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। साकिब, एट द एंड आप कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आउट ऑफ, एट द एंड जो भी क्वेश्चन है एट द एंड पूछ सकते हैं आप।
ओके, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो एक सेकेंड, यस। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये तकरीबन हर तरह के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम वायरस टू ह्यूमंस, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, कुछ भी है ना, उन सबके पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता ही होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता ही होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से आगे अगर कहानी शुरू हो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में हमारे पास क्या होता है? डीएनए और आरएनए। वायरसेस के पास कोई एक चीज होती है, या डीएनए होता है या आरएनए होता है, उनके पास दोनों चीजें नहीं होती, ठीक है, कोई एक चीज होती है, या उनके पास डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड देखो, वायरस से लेके, जिसको कभी कभी हम डेड मानते हैं, उसके अंदर भी है, और एक ह्यूमन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज के अंदर भी है। इसके बाद अगर देखें तो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इधर इन द फ्री स्टेट और बाउंड स्टेट टू द प्रोटीन्स। ये हमारे पास जो डीएनए होता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये फ्री भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ मिलके भी रह सकते हैं। अब प्रोटीन के साथ जब मिलके रहते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसको आगे हम पढ़ेंगे भी, जब क्रोमोसोम आएगा तो उसमें हम देखेंगे भी कि न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या रोल है। लाइक प्रोटीन्स, द न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर्स, ठीक है। बायोपॉलीमर्स मतलब क्या? कि ये लिविंग सिस्टम्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ठीक है। और ये मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड भी दो तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास एक मोनोन्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर होता है, उससे बना होता है। एक्चुअली खुद में तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन इनका जो यूनिट होता है, रिपीटिंग यूनिट, जो मोनोमर होता है ना, वो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, या सिंपली हम न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। तो डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। इन चीजों को याद रखें। मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में बताया था पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन्स में बताया था पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एमडीकेट के लिए हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से वो पूछ सकता है कि बताएं, दो मोनोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। एट द एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक ऐसा फ्लैश कार्ड दूंगा जिससे, जिसमें ये सारी चीजें होंगी, सारी डिटेल होगी कि भाई किसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? न्यूक्लिक एसिड की अर्ली हिस्ट्री के बारे में और ये सारी चीजें क्लियर हैं? ये थे फेडरिक मिक्सचर साहब, ठीक है। ये देखें 1844 में पैदा हुआ है, और 1895 में इनकी डेथ हो गई। स्विस फिजिशियंस थे एंड बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। प्रोफेशनिस्ट एंड वर्कोहलिक, बहुत मेहनती आदमी थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में बताते चलें कि ये ना डेफ थे, इनको सुनने में मसला होता था। तो ऑल्दो ये फिजिशियन भी थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? अशाय बट इंटेलिजेंट स्विस बॉय विद हेयरिंग हैंडीकैप, ठीक है। एक तो ये शाय भी थे, दूसरा इनका हेयरिंग का मसला था, और ये फिजिशियंस भी थे। तो अब फिजिशियन का काम इन्होंने छोड़ दिया, डॉक्टर का काम छोड़ दिया, और ये रिसर्च की तरफ आ गए। और फिर उन्होंने डब्ल्यूबीसीज के ऊपर, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर रिसर्च की, और उन्होंने ये डीएनए को आइसोलेट किए। बेटा ये लाइंस कौन लगा रहे हैं इस यहाँ पे? ये स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से जो भी है अपना ऑफ कर दे, माइक भी ऑफ कर दे, और ये लाइंस भी यहाँ पे ना लगाए। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ये बेचारा डेफ थे, लेकिन फिर भी देखें, अपने उसको उन्होंने माजूरी नहीं बनाया। वरना आप लोग होते तो मांगना स्टार्ट कर देते, मैं सुन नहीं सकता, मुझे पैसे दे दो। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। ओके, तो इन्होंने आइसोलेट किया, आइसोलेट यूनिक केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसीज कॉल्ड न्यूक्लियन, नाउ इट इज डीएनए, ठीक है। तो कैरेक्टराइज न्यूक्लियन, उसके अंदर क्या था? फास्फोरस था, नाइट्रोजन था, लेकिन उसके अंदर सल्फर नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेवर बिलीव्ड, हाँ, उनका ये जो, देखो न्यूक्लिक एसिड उन्होंने डिस्कवर किया, और बाद में जब 1950
सॉरी हाँ 1953 के अंदर वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, और उसके बाद बहुत सारी और एक्सपेरिमेंट आए जिन्होंने ये पता लगाया कि डीएनए हमारे पास क्या होता है। डीएनए हमारे पास, यस, डीएनए हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है, राइट। तो ये बेचारे तो 1895 में ही चल बसे थे, तो इन्हें क्या पता था कि भाई बाद में मेरी डिस्कवर की हुई चीज जो है वो इतना हाइप ले लेगी और इतना उसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये होता है वो डीएनए जो फेडरिक नेस्टर साहब ने आइसोलेट किया था, ये जिन्होंने जो वो किया था। ठीक है। और इनके नाम पे बहुत अभी 2008 में, ठीक है, जर्मनी में जो है वो कुछ लेबोरेटरीज भी बनाई, फेडरिक मेस्चर लेबोरेटरी एट ऑफ मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी, और भी बहुत सारी जगहों पे, स्विट्जरलैंड में भी इनके इनके ऑनर में कुछ लेबोरेटरीज का नाम इनके नाम पे रख दिया। तो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बहुत अर्ली एज में 25 साल, 22 से 25 साल की उम्र में देखो इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि जो आज की दुनिया में डीएनए जो है वो हर कोई डीएनए 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 कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। देन इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आगे। ये अर्ली हिस्ट्री हो गई। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, यस, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उनकी दो टाइप्स होती हैं, राइट। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, राइट। तो एक हमारे पास होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो इनके बीच में ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइट। सिमिलरली नेम में देखो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी स्टेबल लॉन्ग मॉलिक्यूल, डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है। आरएनए रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना बेचारा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। और ये शॉर्ट लाइफ का होता है, इसकी लाइफ शॉर्ट सी होती है, जब प्रोटीन बन जाती है तो आरएनए का काम खत्म। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए हमेशा ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कुछ जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है और प्लास्टिड का भी पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली, सॉरी, आरएनए जो होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस देख सकते हैं, स्टैटिक, डिजिटल, जेनेटिक, डेटा स्टोरेज। तो जितनी भी लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और ये स्टैटिक मतलब एक ही जगह न्यूक्लियस में ही रहता है। आरएनए डायनामिक होता है, घूमता रहता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। बनता तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। कॉपी करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है इसके ऊपर, ठीक है। आरएनए के ऊपर कौन काम करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, वो काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए लॉन्ग होता है, आरएनए शॉर्ट होता है, ठीक है। टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के अंदर, एक ही स्ट्रैंड होता है आरएनए के अंदर। डीएनए की तीन फॉर्म्स होती हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड सी फॉर्म, ठीक है। तीन तीन तरह के हीलिक्स होते हैं, आरएनए सिर्फ ए फॉर्म का ही होता है बस, ठीक है। बैकबोन, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसके अंदर राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर राइबोज, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। इसमें जो बेसेस होती है नाइट्रोजनियस, वो थायामीन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। इसमें बाकी सारी नाइट्रोजनियस बेसेस सेम, लेकिन थायामीन को कौन रिप्लेस कर देता है? यूरासिल रिप्लेस कर देता है। इसको रिप्लेस कर देता है यूरासिल यू। बेस पेयरिंग ए टी से बाइंड होता है और यहाँ पे ए यू से बाइंड होता है, ठीक है। बाकी बाकी आगे देखें तो हमारे पास रेडिएशन, तो हमारे पास डीएनए समहाउ स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स रेडिएशन, आरएनए कम स्टेबल होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया। हमारे पास जो डीएनए होता है वो समहाउ आईवी सेंसिटिव होता है, यूवी सेंसिटिव, यूवी रेडिएशन के लिए, ठीक है। कट लग सकता है, ये डैमेज हो सकता है। आरएनए रिलेटिवली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरे डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। आगे देखें तो ये देखें, डीएनए आप लोगों को ऐसे दिखाई देता है, आरएनए ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेसिस का डिफरेंस भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? देखिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जस्ट आप लोगों का रिकैप हो रहा है और उसके बाद हम
इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ओके चले, नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि ये डीएनए बनता किस चीज से है। ये न्यूक्लियोटाइड और केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का। तो ये डीएनए किस चीज से बनता है भाई? तो डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है इसकी, लेकिन हम इस स्लाइड्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यस, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए किस चीज से बना होता है? यस, तो डीएनए हमारे पास जो बनता है ना, देखिए हर एक चीज के जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे एक दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ब्रिक। इसी तरह से हर एक चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं ये बताएं जरा। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बनता है? प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बनता है बताएं। अमाइनो एसिड्स, वेरी गुड। और व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज? नो, टू बी स्पेसिफिक, हम ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड इज द बेस्ट गुड आंसर, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। ओके, सो यस, अब हमारे पास जो डीएनए होता है वो किस चीज से बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड फिर फर्दर दो तीन चीजों से मिलके बनता है, वो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे डीएनए के अंदर लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 बिलियन बेस पेयर्स, ये 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। अब एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो फर्दर तीन चीजों से मिलके बनता है, एक नाइट्रोजनियस बेस, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, और एक फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे इनकी कॉम्पोजिशन है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोसाइड। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए के पास सबसे पहले नाइट्रोजनियस बेसिस होती है ना। तो यस, नाइट्रोजनियस बेसिस ये रही, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप मैंने नहीं लगाया। ओके चलें, खैर मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। ओके, यस, तो हमारे पास देखें डीएनए किन चीजों से मिलके बनता है भाई? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। और न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास फर्दर तीन चीजों से मिलके बना है। तीन क्या क्या चीजें हैं? तो नाइट्रोजनस बेस है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, अरे भाई यस, ओके। सो नाइट्रोजनियस बेस है हमारे पास एक, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और फॉस्फोरिक एसिड है। ये तो डीएनए की बात हो रही है, आरएनए की भी हम साइमल्टेनियसली बात करेंगे। तो ये है हमारे पास, देखें, एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखें इसके ये टर्मिनल पे, ये ग्रीन वाला, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ये जो पिंक वाला है, गर्ल्स का ऑल टाइम फेवरेट कलर, मुझे पिंक में ही चाहिए सब कुछ। दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड दिस इज नाइट्रोजनियस बेस। तो नाइट्रोजनियस जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिकली, उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? नाइट्रोजनियस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये तीन चीजें मिलकर जब बनती हैं फॉस्फेट ग्रुप, ये सब तीन तीन जो तीनों चीजें जब मिलती हैं तो आपस में हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। एक चीज होती है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है, कौन कौन बताएगा? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? अगली स्लाइड में वही है। कोई बताएगा का डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में? ओके, सो अगर न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ठीक है।
ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो जो पॉइंटेड फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये नहीं होता। बस उसमें नाइट्रोजनस बेस और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर ही होती है, बस यही दो चीजें होती हैं। ओके, गॉट इट। अब देखें हमारे पास, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ देखें हमारे पास ऑन द राइट साइड दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और लेफ्ट साइड पे है दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे देखें दिस इज न्यूक्लियोसाइड, इसमें देखो नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। सॉरी, नाइट्रोजनस बेस है और इधर इसमें ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है बस, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इसने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये पेंटोस शुगर ही होती है, फॉस्फेट ग्रुप ये होता है। और इसके अंदर तीनों चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और पेंटोस शुगर। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस इधर ये क्या है, दिस इज नॉट अ फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर। ठीक है, अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए होगा तो राइबोस। और यहाँ पे देखें न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ साथ दूसरा नंबर ये इसने गलत किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर। इफ इन केस ऑफ डीएनए इट विल बी डीऑक्सीराइबोस, और इन केस ऑफ आरएनए इट विल बी राइबोस। एंड ये हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि डीएनए फॉस्फेट में क्या होता है और बाकी। हाँ थेनोस, सही सही बोल रहे हो, इस तरह से सही है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। अब जो हमारे पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉस्फेट बनते हैं ना, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे देखें, अगर एडिनिन वाला जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसे हम एडिनोसिन बोलेंगे। ठीक है, गुआनोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन। ओके, सो ये नेक्स्ट इस वाली स्लाइड में आप लोगों को नाम भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें हमारे पास नाम आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं इसको। ये देखें नाइट्रोजनस बेस है इधर, किस टाइप की नाइट्रोजनस बेस, अगर एडेनिन होगी उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, आरएनए वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाला चार्ट आप लोगों को समझ आ रहा है। हमारे पास क्या है, पहले कॉलम में नाइट्रोजनस बेस और इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे एडेनिन अगर होगा तो वो अगर नाइट्रोजनस, वो अगर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में है और आरएनए के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। ठीक है, उसी के न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ना, अब न्यूक्लियोटाइड तीन तरह के होते हैं, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक डाई न्यूक्लियोटाइड और एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड। बल्कि एक सेकेंड, वो थोड़ा उल्टा बता दिया, मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनो, डाई और ट्राई अलग है। अब जो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास वो ना तीन टाइप्स के होते हैं, वो जिनमें एक फॉस्फेट ग्रुप हो, दो फॉस्फेट ग्रुप हो और तीन फॉस्फेट ग्रुप हो। ठीक है, वो कहानी अलग है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड वाली कहानी अलग है। ये एम एएमपी, एडीपी और एटीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें एक फॉस्फेट, इसमें दो फॉस्फेट और इसमें तीन फॉस्फेट। सिंपली सिंपल लॉजिक है, कोई इतने हाई फाई साइंस नहीं है। बस जहाँ पे भी सीन आ जाए ना, वर्ड सीन, एडिनोसिन, तो समझ लो कि वो किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। किसके न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, नाइट्रोजनियस बेस, जैसे एडिनिन और गुआनिन है ना, उसके न्यूक्लियोसाइड को हम SIN करके लिखते हैं। और जो हमारे पास प्यूरिन्स के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम SINE करके लिखते हैं। ठीक है, और जो पायरिमिडिन्स के होते हैं उनको हम साइटिडीन। ठीक है, तो IDINE एंड पे लगाते हैं, IDINE। ठीक है, इसी तरह से एडिनोस, हमारे पास अगर एडिनिन है उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा,
सॉरी न्यूक्लियोसाइड आरएनए में जो होगा उसे हम एडिनोसिन बोलेंगे, और उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो तीन टाइप के होंगे, एक फॉस्फेट वाला, दो फॉस्फेट वाला और तीन फॉस्फेट वाला। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली डीएनए के अंदर अगर ये होगा तो उसके साथ हम ना पहले प्रीफिक्स एक लगा देंगे डी। डी ये डिनोट करता है कि ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज है इसके अंदर। ठीक है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर हमें पता है कहाँ होती है, आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर होती है, तो इसलिए ये वर्ड डी लगेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डी एडिनोसिन। इसी तरह से यहाँ के भी न्यूक्लियोटाइड तीन ही होंगे, बस उसके साथ हम आगे क्या लग देंगे, डी ए एम पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और सो ऑन इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब ग्वानिन वाला आएगा तो ग्वानोसिन। ठीक है, आरएनए के केस में फिर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट और ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इसी तरह से यहाँ पे डी ग्वानोसिन, डी जी एम पी, डी जी टी पी और डी जी टी पी। ठीक हो गया। एंड देन इसके बाद है हमारे पास साइटोसिन। तो साइटोसिन, अब जो पायरिमिडीन्स होती है ना, जैसे साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, इनके जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके उसमें एंड में हम लगाएंगे, उनके जो न्यूक्लियोसाइड होंगे उनके एंड में आई डी आई एन ई लगेगा। तो देखो साइटोडिन एंड यूरिडिन, तो ये हमारे पास। और इसी इधर सिमिलरली यहाँ पे सी ए एम पी। ठीक है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये नाम आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये इतना ज्यादा वो नहीं हो सकता, ये चीज बस याद रखें कि एडिनोसिन कब आएगा, ये बाकी चीजें कब आएंगी, किस सिनेरियो में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब नाइट्रोजनियस बेसिस की बात कर लेते हैं। आ सकता है इस टाइप की चीज आ सकती है कि बताओ भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड वाली चीज तो आती है, न्यूक्लियोसाइड वाली चीज आ जाती है। ओके। अब ये नाम अगर नहीं याद रख सकते तो इट्स ओके, लेकिन ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। और अगर हमारे पास प्यूरिन्स के न्यूक्लियोसाइड होंगे उन्हें हम क्या कैसे लिखेंगे, और पायरिमिडीन्स वाले होंगे तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या है, नाइट्रोजनियस बेस। पहले नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया था, बल्कि नाइट्रोजनियस बेस पहले नंबर पे डिस्कस किया था, वो तो हम जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड डिस्कस कर रहे थे। अब जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं वो हमारे पास ना दो टाइप्स की होती हैं, डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर। एक हमारे पास होती हैं डबल रिंग वाली, जिन्हें हम कहते हैं प्यूरिन्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो, एक ए रिंग है और एक बी रिंग है। सिमिलरली इसमें भी देखो तो ए रिंग और बी रिंग। तो इस टाइप की जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जिनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्यूरिन्स का नाम देते हैं। ठीक है। और प्यूरिन्स वाले जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके एंड में क्या आएगा, सीन वाली चीज आएगी, एडिनोसिन, गुआनोसिन। ठीक है। और दूसरी नाइट्रोजनियस बेसिस है हमारे पास जिनके साथ सिर्फ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, देखो एक ही रिंग है इसके अंदर, ए वाली रिंग, सिंपल एक रिंग। तो इस टाइप की जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, तो डबल रिंग वाली आ गई प्यूरिन्स, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आती हैं। और जो सिंगल रिंग वाली होती हैं वो हमारे पास साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होती है। ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। डीएनए के अंदर जो बेसिस होती हैं वो कौन सी होती हैं, एटीजीसी। और आरएनए के अंदर कौन सी होती हैं, एयू जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, नाइट्रोजनियस बेसिस का क्लियर है सब लोगों को। आगे बढ़ा जाए। ओके, तो पहली चीज न्यूक्लियोसाइड की क्या है, नाइट्रोजनियस बेस। ये नाइट्रोजनियस बेस किसके साथ मिलती है अब, तो हमारे पास एक चीज आती है, यस, यहाँ पे आता है अब राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब बात करते हैं हम राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर की। तो हमारे पास ये जो एक से, अरे भाई साहब, ओके। सो अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज और होती है हमारे पास, जो क्या है, पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर में हमारे पास क्या होता है,
यार ये, यस यहाँ से आएगा, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, दिस इज पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, और ये दो फॉर्म्स में होती है। एक वो वाली फॉर्म जो आरएनए के अंदर होती है, और एक वो वाली फॉर्म है जो कि डीएनए के अंदर होती है। राइट। तो जो आरएनए वाली फॉर्म होती है उसे हम राइबोज कहते हैं। ठीक है। और जो डीएनए वाली होती है वो होती है 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है। अब 2 डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या फर्क है? तो यहाँ देखें, इधर से नंबरिंग होती है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ठीक है। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 के ऊपर देखो, तो इसमें देखो OH ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली इसमें नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर देखो, तो देखो ओ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन गायब हो गया तो हमारे पास ये बन गया। इसीलिए इसने क्या लिखा, 2 डीऑक्सी, ऑक्सीजन चला गया तो डी लगा दिया, डीऑक्सी। ठीक है। तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है बस। और ये हमारे पास हमेशा हमेशा कहाँ होगी? डीएनए के अंदर। और ये हमारे पास कहाँ पे होगी? ये आरएनए के अंदर होगी। ठीक है। इस जो पेंटोस शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H10O5। ठीक है। और जो डीएनए के अंदर होती है तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोज बोल देते हैं। और इसका फॉर्मूला सेम यही रहता है। और जब डीएनए के अंदर आ जाती है तो उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या हो जाएगा, C5H10O4। तो ये डीऑक्सी राइबोज हो जी। ये एमडी कैट में पूछ सकता है कि बताओ डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, और राइबोज का क्या है। तो ये चीज पूछा जा सकती है। ये दूसरी चीज हो गई हमारे पास, एक नाइट्रोजनियस बेस और दूसरा पेंटोस शुगर। इसके बाद तीसरी एक चीज होती है डीएनए के अंदर, विच इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया, फॉस्फेट ग्रुप की स्लाइड मैंने शायद इंक्लूड नहीं की, मैं आप लोगों को जस्ट रैंडमली यहीं पे बता देता हूँ। ओके, यस। और इसके बाद हम वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ेंगे डीएनए का, और फिर क्लास वाइंड अप हो जाएगी। पहले हम नाइट्रोजन, सॉरी 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 सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, यस, फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो मैं एक स्लाइड व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली यहाँ तक, कि डीएनए के पास हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजनियस बेसिस। ठीक है, मैं NB लिख रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर बी लिख देते हैं, पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर की दो फॉर्म है, एक राइबोज जो आरएनए के अंदर होती है, और एक डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, ये वाली आरएनए के अंदर, और ये वाली हमारे पास कहाँ होती है, डीएनए के अंदर होती है। राइट। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट। तो फॉस्फेट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने शायद देखा हो, पढ़ा भी हो। फॉस्फोरिक एसिड ऐसा कुछ होता है। ठीक है, P डबल बॉन्ड के साथ ऐसा, यहाँ से OH, और यहाँ से OH। ठीक है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। इन दोनों में से ना इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, P, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसीलिए आप लोग क्या लिखते हैं, PO4-2। ठीक है। तो ये देखो, माइनस का चार्ज और माइनस का चार्ज, -1 -1, -2 का चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। और फॉस्फेट ग्रुप भी वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है। एक सवाल आता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज किसकी वजह से होता है? पूछ ले कि भाई नाइट्रोजनियस बेस की वजह से होता है, पेंटोस शुगर की वजह से होता है, या फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। तो किसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है? देखिए, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? जाहिर सी बात है, फॉस्फेट के ऊपर। तो फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। ओके। अच्छा, एक चीज और, अब हमारे पास थोड़ा सा, बस जस्ट एक ही मिनट रह गया है। इसके बाद हम आएंगे तो हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस करेंगे डीएनए का। अ, और फॉर अ व्हाइल जस्ट एक रिकैप देख लेते हैं, और आप लोगों से कुछ एक दो चीजें पूछ लेता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था।
हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि हमारे पास डीएनए क्या होता है, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की थी, फेडरिक मिस्चर साहब की बात की थी। फिर हमने ये डीएनए आरएनए के डिफरेंसेस, दो टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड देखे। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो जो मेन डिफरेंसेस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए होंगे वो भी आप कर लें तो दैट्स मोर देन इनफ। देन हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी कि तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब फॉस्फेट ग्रुप इसमें आ जाता है तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर हमने देखा था कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम कैसे हो सकते हैं। ठीक है। जो प्यूरिन्स वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका क्या नाम होगा, जो पायरिमिडीन्स वाले न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोसाइड होंगे उनका नाम कैसे होगा। डीएनए में होगा तो नाम में क्या लगेगा, आरएनए में होगा तो क्या लगेगा। ठीक है। देन हमने नाइट्रोजनस बेसिस का डिस्कस किया, प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स, प्यूरिन डबल रिंग, पायरिमिडीन सिंगल रिंग, राइबोस डीऑक्सी राइबोस, राइबोस आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोस डीएनए के अंदर। ठीक है। तो अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो जस्ट